आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं, उनमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे इफेक्ट पड़ता है, किसके लिए एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है रेट, कब टेम्परेचर के कारण जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है, किस टाइप का आपको इफेक्ट टेम्परेचर के साथ डिफरेंट टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन में दिखता है, इनका हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अभी आप धनधानेश्वरी जो पढ़ा रही थी, ठीक है, उन्होंने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को डिस्कस किया। तो चलो अपन थोड़ा सा यहाँ पर आउटव्यू ले लेते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इधर लिखते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस टर्म से तो आप सभी सबको पता होगा कि एंडोथर्मिक किसके लिए यूज किया जाता है और एक्सोथर्मिक किसके लिए यूज किया जाता है। तो अगर एक प्लॉट हम ड्रॉ करें, ठीक है, लीजिए, दोनों को समझने की कोशिश करना कि अगर हम एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर अपन लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, आप लोग मेरे को ये बताएंगे कि अगर मैं यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन कराता हूँ तो ये मेरा रिएक्टेंट का अगर एनर्जी है तो बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी उससे ज्यादा होगी क्या, अगर मेरा रिएक्शन एंडोथर्मिक है? क्या मैं सही हूँ? यस सर। और यही रिएक्शन अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराता हूँ तो मेरा रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होगी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। बिल्कुल सही, तभी तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ऑब्वियसली बात है, रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी उसमें से कुछ रिलीज होगी, तब तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और रिएक्टेंट से एनर्जी रिलीज हुई है तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी, और एंडोथर्मिक में एनर्जी वो लिया है इसलिए उसकी जो एनर्जी है ऐसा, मतलब आप ये बोल सकते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी जो है रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे थोड़ी होता है, ये एक प्रोसेस से चलता है जिसमें आपका क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। ऐसे ही होता है कि ऐसे ही होता है कि ऐसे ही ग्राफ बनता है मेरे ख्याल से। और इधर स्कोर बढ़ा देते हैं। चलो, अच्छा ये बताइए, इस रिएक्शन को होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए रहेगी? यहां से यहां तक की एनर्जी चाहिए रहेगी कि? अरे, इस एनर्जी बैरियर को पार करेगा तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यस सर। यस सर। ठीक, और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी जो है, क्या मैं ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है इसको, इसलिए इसको मैं ये बोल दूं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन।
अब अगर ये प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट चलता तो बताओ, इसको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आना है तो इसको इतनी एनर्जी लगेगी क्या, तब वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ईबी, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। वैसे ही अच्छा ये बताओ आप कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी वो इतनी होगी क्या, EF। लेकिन बैकवर्ड के लिए जो है अब एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये Yes, समझ आया है। sir. अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना। चलो, जो प्रोडक्ट की एनर्जी है या एंथैल्पी है और रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है उनका अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो क्या हमको डेल एच मिल जाएगा। अरे ठीक, वैसे ही यहाँ भी रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की जो आपकी एंथैल्पी बोल दो, रिएक्टेंट की एंथैल्पी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी के बीच अगर हम डिफरेंस निकाल दें तो वो क्या हो जाएगा, डेल एच, डेल एच। और ऑब्वियस सी बात है रिएक्टेंट जहाँ पर होगा वो रिएक्टेंट की एनर्जी होगा, प्रोडक्ट जहाँ पर होगा वो प्रोडक्ट की एनर्जी होगा। अगर मैं इसको जीरो लेता हूँ तो अगर हम इसको जीरो लेते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एनर्जी जो है रिएक्टेंट की एनर्जी होगी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी। वैसे ही ये जो है जीरो से लेकर के ये जो है यहाँ तक की आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी होगी और ये वाला जो गैप है वो आपका प्रोडक्ट की एनर्जी होगी। ठीक है, अब अगर बात करते हैं डेल एच की, ये जो डेल एच है उनका रिलेशन देखते हैं। डेल एच इज इक्वल टू क्या होगा, क्या मैं इसको ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड कर सकता हूँ, निकल जाएगा डेल एच। अरे न्यूमेरिकल दूंगा यहाँ से, Yes, sir. ध्यान एकदम ध्यान से पढ़ो। दूसरी चीज, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अरे भैया ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट भी कर दूं तो डेल एच निकल जाएगा क्या। Yes, sir. आपको दिखाई दे रहा होगा इस ग्राफ में। वैसे ही अगर बात करें एक्सोथर्मिक के लिए तो एक्सोथर्मिक के लिए भी तुम यहाँ से रिएक्शन वो निकाल सकते हो, अंतर क्या हो जाएगा, ई बैकवर्ड माइनस ई फॉरवर्ड, वैसे ही ई रिएक्टेंट माइनस ई प्रोडक्ट। आप समझ जाओगे कि इसकी एंथैल्पी जो है निगेटिव में आ रही है पॉजिटिव में आ रही, तो एक्सोथर्मिक होगा एंडोथर्मिक होगा। देखने वाली बात ये है या समझने वाली बात ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA ऑलवेज ग्रेटर देन डेल एच, ऑलवेज। समझ आया क्या, दिख रहा है क्या आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी डेल एच से हमेशा बड़ी होगी क्या। Yes, sir. लेकिन लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इन एक्सोथर्मिक में ये कंडीशन जो है वो क्या हो सकता है, ये जो है बड़ा हो सकता है डेल एच से, ठीक है, या फिर EA जो है छोटा हो सकता है डेल एच से, ये भी पॉसिबल है। और अगर ध्यान दिया जाए तो इसके लिए बोला जाता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट मे बी EA इज इक्वल टू डेल एच। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल एच और डेल ई जो है वो दोनों क्या हो सकते हैं,
डेल एच और एक्टिवेशन एनर्जी ये जो है वो बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन डेल एच। याद रहेगा? Yes, sir. ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on reaction rate, that is rate of reaction। चलो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में, और ये रिएक्शन मेरा इंडोथर्मिक है। सेकंड, दूसरा है एक रिएक्शन है जो ए से प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन मेरा एक्सोथर्मिक है। ठीक है। और तीसरी चीज, थर्ड, तीसरा रिएक्शन है जिसमें ए जो है कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में, लेकिन ये रिएक्शन जो है अर्हेनियस टाइप का रिएक्शन है। ओके। इन तीनों टाइप के रिएक्शन के लिए जो इफेक्ट पड़ता है, इन तीनों टाइप के रिएक्शन के लिए जो इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का रेट पर, इधर अपन बात करते हैं रेट की और यहाँ बात करते हैं टेम्परेचर की। तो इसके लिए जो आपको ग्राफ मिलता है वो ग्राफ होता है ऐसे। समझ आया क्या? और ये ग्राफ ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि आपको पता होगा हर्मियस इक्वेशन। पता है क्या है हर्मियस इक्वेशन? अभी पढ़ा रही थी जो उसके प्रेजेंटेशन दी इससे पहले धनेश्वरी, क्या नाम है दानेश्वरी, ठीक है। चलो व्हाटएवर। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू क्या होता है? a इंटू एक्सपोनेंशियल के पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर अगर मैं k वर्सेस 1 अपॉन टी ड्रा करूँ या k वर्सेस टी ड्रा करूँ, तो यही आपका ग्राफ होगा क्या? मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखा दिया क्या? ऐसा ग्राफ प्लॉट हुआ था क्या? तो मैंने टेम्परेचर के इफेक्ट को पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी एक रिएक्शन के एग्जांपल्स को लेकर, डिफरेंट टाइप के रिएक्शन को लेकर के यहाँ पर पर्सनली डिस्कस कर लेते हैं। याद रहेगा ये? अरे याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. अरे रेट इज इक्वल टू क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन और जो ऑर्डर रहेगा वो। तो बताओ, अगर के के साथ ऐसा रिलेशन है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो बताओ रेट कांस्टेंट के साथ जो रिलेशन है टेम्परेचर का, वही रिलेशन रेट के साथ भी होगा क्या? Yes, sir. तो अगर मैं इसको k वर्सेस टी भी अगर प्लॉट करूं तो यही होगा। अच्छा आप लोग जानते हैं क्या, मेरे ख्याल से बहुत बात किए थे अपन इस पे, क्या कि ये k आपका क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट, और ये a, ठीक है, एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस ई ए अपॉन आर, और ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा।
y, और ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है, ऊपर वाला y और नीचे x। याद आ रहा है? ऐसे हम सीख चुके हैं क्या स्लोप होगा, क्या इंटरसेप्ट होगा, सब बता चुका हूं मैं। आगे बढ़ता हूं। फोर्थ टाइप का जो रिएक्शन है, फोर्थ जो रिएक्शन है वो है A plus B gives product P, but in presence of H nu। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, Indo फोटोकेमिकल photochemical रिएक्शन। अच्छा, एक और पढ़ते हैं। फिफ्थ टाइप का रिएक्शन है, एक यूरेनियम 236 है, वो कन्वर्ट हो रहा है लेड 208 में। ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, radioactive अल्टीमेटली न्यूक्लियर रिएक्शन बोल दीजिए। ओके, इसके लिए जो रेट पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, इसके लिए रेट के ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है वो ये होता है कि इसका कोई बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, अरे बताओ, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन होता है क्या भैया? जब तक वो फोटोन का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा रिएक्शन कैसे होगा? सही बोल रहा हूँ क्या? अरे समझ आ रहा है? फोटोकेमिकल रिएक्शन में जब तक फोटोन तुम प्रोवाइड नहीं कराओगे वो रिएक्शन होता है क्या? नहीं होता। no चाहे sir तुम टेम्परेचर को कितना भी बढ़ा लो तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। अच्छा ये बताओ, न्यूक्लियर रिएक्शन टेम्परेचर का मोहताज रहता है क्या, कि नहीं तुम टेम्परेचर बढ़ाओ तो मैं न्यूक्लियर रिएक्शन करूंगा? no sir तो अल्टीमेटली टेम्परेचर का इफेक्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन पर नहीं पड़ता। ओके, एक मैं आपको यहाँ पर चीज बता देता हूँ कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है और फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो ये होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ना, जीरो होती है। अब बताओ, जब ये जीरो होगा तो इसमें आप वैल्यू रखो तो यार, इसमें k इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस ए अपॉन आर टी होता है, तो इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल की पावर में जीरो अपॉन आर टी रखोगे तो क्या वन आएगा क्या? अरे k इज इक्वल टू ए आएगा क्या? Yes. तो इस रिलेशन में देखो k इज इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर, इस k के साथ टेम्परेचर का कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका रेट कांस्टेंट को वो किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि रेट को भी वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। दिस क्लियर? Yes, sir. लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ऐसा क्यों होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बोला जाता है कि जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी सुने होंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी is 2 lakhs time highly strong is 2 lakh time
हाईली स्ट्रॉन्ग, या ऐसे लिखो हाईली स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड, हाईली स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब ये इतना हाई बॉन्डिंग न्यूक्लियर बॉन्डिंग एनर्जी रखता है, इतना स्ट्रॉन्गर है कि इसमें आप टेम्परेचर वो करके तो न्यूक्लियर रिएक्शन को तो नहीं करा पाओगे। ओके, तो ये तो क्या वो थी, मतलब कॉजेज थी जिसके कारण ये जो है रेट के ऊपर टेम्परेचर कोई पे नहीं पड़ता। ओके, याद रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 6 टाइप का रिएक्शन पढ़ते हैं। 6 टाइप का रिएक्शन है, इसमें हम एक सबस्ट्रेट है उसको एंजाइम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और प्रोडक्ट और एंजाइम ये बन रहा है, दैट इज ये एक एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन हो गया क्या? ये एक एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन हो गया क्या? ओके, एक 7th टाइप का रिएक्शन है जिसमें एक एल्कीन है, वो एल्कीन जो है हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके ये बना लिया। अगर वो साइक्लोएल्कीन है तो वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। इसको आप पढ़ते हो कि ये जो है निकल के प्रेजेंस में होता है। अरे ये क्या आपका कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन है, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन है क्या? कैसे भाई? अरे हाँ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसका इफेक्ट है रेट इज और टेम्परेचर। आई मीन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट के ऊपर। अगर रिएक्शन तुम्हारा एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन हो या फिर कोई कैटेलिटिक रिएक्शन हो, तो इसका जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो आपको कुछ इस टाइप का रिएक्शन जो है, सॉरी इस टाइप का जो है प्लॉट आपको दिखेगा। तो इसका मतलब आपका क्या हो रहा है कि पहले रिएक्शन बढ़ा, फिर एक टाइम पर जाकर के रुक गया, देन फिर आपका रिएक्शन क्या हो गया? कम हो गया। ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो है कम हो गया। अरे ठीक, क्यों होता है ऐसे? कैसे, क्यों होता है? अरे भैया, अगर तुम एक टाइम से एक टेम्परेचर से लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर तुम दोगे तो वो एंजाइम जो है टूटना हम चालू हो जाएगा क्या? वो जो कैटेलिस्ट यूज हो रहा है आपका, वो कैटेलिस्ट क्या आपका ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगा? एक्टिव साइट्स उसके कम होते चले जाएंगे अगर आप ज़्यादा ही टेम्परेचर दे देंगे तो एक टाइम पर उसका रेट जो है मैक्सिमम होता है। देन फिर अगर आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है उसे कैटेलाइज्ड रिएक्शन का वो कम हो जाता है। याद रहेगा। कैसे? ठीक है, Yes, sir. ये हमने 7 टाइप ऑफ रिएक्शंस डिस्कस कर लिए। इंपॉर्टेंट है 8th टाइप, और ये है, इसमें मैं रिएक्शन ही लिखूंगा और रिएक्शन है मेरा 2NO plus O2 which convert into
2NO2। ठीक है। सो अगर इस रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट जब किया गया किनके भी रेट और टेम्परेचर के बीच, तो यहाँ पर ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ मिला। दैट इज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे रेट जो है डिक्रीज हो रहा है। इसको बोला गया एंटी अर्हेनियस रिएक्शन। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है इसके बारे में? तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, इट इज अ फेमस थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप दिमाग में रखें इसको, ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पेपर में ये आने वाला है। विच रिएक्शंस फॉलोज थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स इन एंटी अर्हेनियस रिएक्शन। मेरे ख्याल से याद रहेगा आपको। ठीक है। अब इसका कारण क्या है? तो देखो, इसका मैकेनिज्म जो है ना, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म वो क्या होता है कि ये 2NO सबसे पहले इक्विलिब्रियम स्टेट में N2O2 में कन्वर्ट होता है। अब इक्विलिब्रियम है तो इसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा Kc। ये जो है एक डेलेज जो आपका चेंजेस आता है वो इसमें डेलेज जो है निगेटिव चेंजेस आता है, और जब निगेटिव चेंजेस आएगा तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर। दैट इज ये आपका स्टेप जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, वो हाईली एक्सोथर्मिक है। और ये स्टेप क्या कहलाता है? हाईली एक्सोथर्मिक स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो ये N2O2 है वो रिएक्ट करता है O2 के साथ, और ये रिएक्शन करके आपका 2NO2 का फॉर्मेशन करता है। अरे ठीक। अब इसका जगह मैं आपको रेट लॉ दिखाऊं, तो ये जो इसका रेट लॉ जो होता है वो आपका रेट इज इक्वल टू Kc NO का स्क्वायर और O2 मिलता है। ये इसका रेट लॉ है। अगर हम इसके कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दें तो दोनों कांस्टेंट को एक और कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन अभी उसका कोई यूज नहीं है। होता क्या है एक्चुअल में कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है Kc जो है बहुत डिक्रीज होता है। इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है क्या लिख सकते हो आप? इक्विलिब्रियम स्टेट इज हाईली exothermic. So on increasing temperature Kc is more time decrease. Okay. अब जो है Kc तो डिक्रीज हो गया, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में आपका ये डिक्रीज होता है? मोर टाइम डिक्रीज देन, क्योंकि K2 इंक्रीज होता है, तो मोर टाइम डिक्रीज देन K2 इंक्रीज। इसका मतलब समझना, टेम्परेचर बढ़ाने से
जितना K2 जो है बढ़ता नहीं है, इसको चलो हम K2 लिख देते हैं, ये लोग समझने के लिए K2, जितना ये जो K2 है बढ़ता नहीं है, ठीक है, उतना वो Kc जो है घट जाता है। तो जो ओवरऑल इफेक्ट है that is the overall resultant value, the overall resultant value of K, K2, Kc, और इसको हम अगर रिप्लेस कर देते हैं किसी और कांस्टेंट से, K2 और Kc को एक साथ किसी और कांस्टेंट से ले लें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K प्राइम और NO का स्क्वायर और ये O2। तो ये जो वैल्यू है K2 इंटू Kc इज इक्वल टू K प्राइम, ये जो है डिक्रीज हो जाता है, इज डिक्रीज with increasing temperature, with increasing temperature। समझ आया क्या? अरे इसको रीजन समझ आया आपको? दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, K2 और Kc के, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए जो आपका Kc होता है वो बहुत कम हो जाता है। जितना K2 बढ़ता नहीं है उससे ज़्यादा Kc घट जाता है, इसलिए ओवरऑल इफेक्ट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट घाटे का सौदा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट जो है कम हो जाता है। ओके, एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। तो कल आज हम इतना पढ़ते हैं, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको हर्नियस इक्वेशन, और हर्नियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे हर्नियस टाइप रिएक्शन, नॉन हर्नियस टाइप रिएक्शन, और हर्नियस टाइप के लिए जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि नहीं, नॉन हर्नियस टाइप जो है उसमें जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि नहीं, उनका एक्टिवेशन एनर्जी का टेम्परेचर के ऊपर कैसा डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ये